तो अब चैप्टर 12 में की न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो एक और बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। चलो ठीक है, लगा कर देना। देखो तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो गैप फिलिंग दे रखी है, तो गैप फिलिंग तो आप भर लेना, कर लोगे। अभ्यास वाले कर रहे हैं 12वें चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु। चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी के चैप्टर क्रमांक 12 का परमाणु चैप्टर का पहला क्वेश्चन अभ्यास वाला, जिसमें पहले क्वेश्चन में गैप फिलिंग दे रखी है। तो गैप फिलिंग आप कर लेना, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके, हमने रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग पढ़ा है। उस स्वर्ण पन्नी प्रयोग में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस स्वर्ण पन्नी मत लो, क्या लेना है? ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट। आपको हाइड्रोजन ठोस कब से होने लगी? अरे पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, वैसे फिलहाल 5 अवस्थाओं की रिसर्च हो चुकी है। ये सामान्यतः बात करें तो 3 अवस्थाओं में तो पाया जाता है। तो ये भी ठोस अवस्था में पाई जाएगी। लगभग 14 केल्विन से कम ताप पर ही ठोस अवस्था में आ जाती है। 14 केल्विन से कम ताप पर हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में आ जाती है? ठोस अवस्था में। तो उसकी हम पतली शीट लेंगे। तो हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्वर्ण पन्नी को हटा दो और उसकी जगह पर क्या लगा दो? ठोस हाइड्रोजन। ठोस हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन की ठोस अवस्था में एक शीट ले लो और उसको लगा करके फिर परीक्षण करके देखो, फिर क्या निष्कर्ष निकलेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान कितना है, और क्या देख लेते हैं, स्वर्ण पन्नी नाभिक का द्रव्यमान कितना है। वैसे देखा जाए तो स्वर्ण पन्नी नाभिक का द्रव्यमान क्या था? बहुत ज़्यादा था। और अल्फा कण का द्रव्यमान उसके सापेक्ष क्या था? बहुत कम था। अगर हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान को निकाल के देखें तो निकाल के देख लेते हैं। वैसे कितना होता है हाइड्रोजन का? अगर प्रथम समस्थानिक लिया जाए, प्रोटियम लिया जाए, क्या लिया जाए? प्रोटियम। तो प्रोटियम में नाभिक में क्या पाया जाता है? केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटियम की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रोटियम प्रथम समस्थानिक के लिए जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन है अभ्यास के दूसरे में, देखो हम लिख लेते हैं पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? भाई प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें नाभिक में क्या है? केवल एक प्रोटॉन है। पर हाइड्रोजन प्रथम समस्थानिक की बात किया तो उसमें केवल क्या है? एक प्रोटॉन है। तो उसके नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना होगा बताओ? माना कि एम एच का मतलब हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान है, वो कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, इतना ही तो होगा। अब निकाल लेते हैं अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान। वैसे अल्फा कण नाभिक ही होता है। अल्फा कण क्या होता है? और कौन सा नाभिक? हीलियम नाभिक। कौन सा नाभिक होता है? तो हम कह सकते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान माना कि एम अल्फा, कैसे निकालेंगे बताओ? अगर हमें उसमें उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा कण क्या है, यहाँ हम ये इतना लिख सकते हैं कि He24, ये हीलियम नाभिक है। ये क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। द्रव्यमान संख्या 4 का मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? टोटल मिला के हम न्यूक्लियनों की संख्या कह सकते हैं 4 है। कितनी है? 4। तो अल्फा कण का द्रव्यमान एम अल्फा कैसे निकालेंगे? उसमें न्यूक्लियनों की संख्या 4 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। भाई वैसे तो न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। कितना होता है न्यूट्रॉन का? 1.67, यहाँ कितना आता है? 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। ये किसका द्रव्यमान है? न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। लेकिन अगर 2 डिजिट लें तो लगभग क्या कह लो? बराबर। लगभग क्या कह सकते हैं? बराबर है। तो हम यहाँ कितना लेंगे बताओ? इसमें कितने न्यूक्लियन है? हीलियम नाभिक में कितने न्यूक्लियन है? न्यूक्लियन मतलब द्रव्यमान संख्या।
4 द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। हमें पता है कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू कितनी है? 4। तो किसका द्रव्यमान आ गया? अल्फा कण का, अर्थात हीलियम के नाभिक का। कैलकुलेट करो ये कितना आ गया, इसमें दोनों को गुणा करके 642। पहले इसका करो 7 और 4 का 8, और ये कितना हुआ? 24 और 24 2.2 4 2 6 6.68 इंटू 10 की पावर -27 kg। किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? क्या किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? जो हमने सीट ली है हाइड्रोजन ठोस अवस्था में, तो हाइड्रोजन की जो सीट ली है हमने, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसके नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा है, अल्फा कण का द्रव्यमान ज़्यादा है? अल्फा कण का द्रव्यमान ज़्यादा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एक जो लक्ष्य नाभिक है, लक्ष्य नाभिक क्या है? लक्ष्य नाभिक क्या है? हाइड्रोजन का, मतलब जिस पर एक दूसरा नाभिक आ रहा है। नाभिक दूसरा किसका आ रहा है? अल्फा कण, अर्थात हीलियम नाभिक आ रहा है। जिस लक्ष्य नाभिक पर दूसरा नाभिक आ रहा है उसका द्रव्यमान कितना है? आने वाले का ज़्यादा है और लक्ष्य नाभिक का कम है। तो क्या जो लक्ष्य नाभिक है उसको प्रकीर्णित करेगा? लक्ष्य नाभिक जिस पर हम अन्य नाभिक डाल रहे हैं, अर्थात अल्फा कण डाल रहे हैं, अल्फा कण से कम द्रव्यमान है किसका? हाइड्रोजन नाभिक का। तो क्या हुआ, उसको प्रकीर्णित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? तो टक्कर प्रत्यास्थ होगी। टक्कर क्या होगी? प्रत्यास्थ, लेकिन वह उसको प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा। जैसे जो स्वर्ण नाभिक थे, सोने की पन्नी का वाले प्रयोग में जो स्वर्ण नाभिक थे, उन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था, क्योंकि वो स्वर्ण नाभिक अल्फा कण से बहुत भारी थे। लेकिन ये किए अल्फा कण से हल्के, तो क्या होगा? वो सीधे निकल जाएंगे। उसको टक्कर करके क्या हो जाएगा? उसको टक्कर करके सीधे निकल जाएंगे। और टक्कर करने के बाद हाइड्रोजन नाभिक वो डिस्टर्ब होता है, क्या होता है? वो अलग इशू है, लेकिन वो उनका अल्फा कणों का क्या होगा? वो सीधे निकलेंगे। उनका उस तरीके से प्रकीर्णन नहीं होगा जैसे स्वर्ण नाभिकों के द्वारा उन अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया। तो वो टकरा कर क्या हो जाएंगे? सीधे निकल जाएंगे। हालांकि ये अल्फा कण भौतिक रूप से संपर्क में नहीं आते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं भाई? दोनों पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। दोनों पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो जैसे ये माना कि इस नाभिक पर दूसरा अल्फा कणों वाला नाभिक आ रहा है, तो क्या है? दोनों पर धनावेश, प्रतिकर्षण होगा। तो ये आकर के इस प्रकार से जाते हैं, उसके टच में नहीं आते हैं, बिना टच किए पहले ही मुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति क्या बनेगी? यहाँ ये किसका है? हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का नाभिक है। तो MH इसका द्रव्यमान, और ये क्या है? M अल्फा। यहाँ MH इज लेस देन क्या होगा? M अल्फा। अगर इस स्थिति में टक्कर होती है तो ये नाभिक सीधा निकल जाएगा। वो अलग इशू है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो इधर उधर, लेकिन ये नाभिक क्या होगा? ऐसे प्रकीर्णित न होकर के कैसे निकलेगा? सीधा निकलेगा। समझ में आ गई बात? तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखो, हाँ, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ लिख भी लो। तो देखो, इसको अतः स्पष्ट है कि हाँ, ये लिख लो इसको, पहले इसको लिखो। तो लिखो, अतः क्या कह सकते हैं? बताओ, क्या कह सकते हैं? जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो लक्ष्य नाभिक का मतलब जो हमने हाइड्रोजन की सीट ले रखी है, हाइड्रोजन की सीट ले रखी है, तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन के नाभिक है। तो लक्ष्य नाभिक क्या हो गया? हाइड्रोजन के नाभिक। तो लक्ष्य नाभिक से इनका द्रव्यमान क्या है? बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, बहुत अधिक है। तो इसका मतलब वो प्रकीर्णित न होकर के क्या होगा? उनका सीधे निकल जाएंगे। तो लिखो, अतः हीलियम नाभिक अर्थात अल्फा कण, हीलियम नाभिक अर्थात अल्फा कण, हीलियम नाभिक अर्थात अल्फा कण का द्रव्यमान लक्ष्य नाभिक, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? हाइड्रोजन नाभिक, लक्ष्य नाभिक
ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन नाभिक से बहुत अधिक है, से कैसा है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है तो इसलिए हाइड्रोजन नाभिकों द्वारा, इसलिए हाइड्रोजन नाभिकों द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन नाभिकों द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं किया जाता है, अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। हालांकि टक्कर करते हैं, इसमें ये भी बात लिख सकते हो, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं लेकिन सीधे निकल जाते हैं। अल्फा कण क्या लिख रहा है आपने, अल्फा कण प्रकीर्णन नहीं क्या लिखा है आपने, अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं किया जाता है लेकिन ये प्रत्यास्थ टक्कर कर सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर कर सीधे निकल जाते हैं। भाई इनके मध्य में टक्कर कौन सी होती है, प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ टक्कर कर सीधे निकल जाते हैं। लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार तुम पढ़ लिया करो। तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। ऊर्जा अंतराल कितना है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतराल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या डेल्टा ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोर के तृतीय अभिग्रहित में, बोर के तृतीय अभिग्रहित में हमने क्या लिखा था, En2 माइनस En1, तो वो ऊर्जा अंतराल ही तो था, En2 माइनस En1 बराबर h न्यू, ये तो था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोर के तृतीय अभिग्रहित से, बोर के तृतीय अभिग्रहित से, बोर के तृतीय अभिग्रहित से, बोर का तृतीय अभिग्रहित क्या कहता है, En2 माइनस En1, ये तो डेल्टा ई है, ये क्या है, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, En2 माइनस En1। कोई दिक्कत है इसमें, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, तो बोर के तृतीय अभिग्रहित से निकलेगी, En2 माइनस En1 बराबर h न्यू, क्या आएगा, h न्यू। हमें आवृत्ति चाहिए तो हम क्या लगा सकते हैं, बोर के तृतीय अभिग्रहित से En2 माइनस En1 बराबर h न्यू। इस यहाँ क्या चाहिए, हमें न्यू चाहिए, क्या चाहिए, न्यू। तो उसके लिए न्यू बराबर क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1 अपॉन h। तो न्यू बराबर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जूल में, क्योंकि प्लांक निर्देशांक का मान हमारे पास किस में, एसआई पद्धति में, तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, एसआई पद्धति में। तो जूल में बदलने के लिए क्या करें बताओ, तो यहाँ लिख सकते हैं या यहीं लिख लो कि डेल्टा ई बराबर, या हम ऐसे लिख सकते हैं En2 माइनस En1 बराबर कितनी है, 2.3 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे जूल में, होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, जूल, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल, 10 माइनस के 19 जूल, पता है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, गुणा कर दो, समझ में आ गई बात। तो यहाँ En2 माइनस En1 कितना है हमारे पास, 2.3 गुणा 10 या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बटे h का मान कितना है, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। हाँ कैलकुलेट करना, कितना आ गया,
5.55 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लो, पिछली क्लास में आपने कहा बार बार रिपीट करने के, सर एक बार रिपीट कर दिया करो। तो समझ लो, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? ऊर्जा स्तरों के अंतर की। ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है, उनका अंतर दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस अंतर को हमने बोर के तृतीय अभिग्रहित में कुछ इस प्रकार से लिखा था, En2 माइनस En1। तो यहाँ भी लिख सकते हैं En2 माइनस En1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने गुणा करना पड़ेगा? गुणा कर लिया। अब बोर के तृतीय अभिग्रहित से En1 बराबर h न्यू। हमें न्यू चाहिए, क्या चाहिए? आवृत्ति चाहिए। तो h को कहाँ ले आओ? बटे में। तो न्यू बराबर इसकी वैल्यू है अपने पास, h का मान रख दिया, कितना आ गया? न्यू बराबर। क्लियर? ठीक है, लिख लो। हाँ, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलना, देखो क्वेश्चन पढ़ लो जब तक, तुम पढ़ो जल्दी। तो चौथा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति और स्थितिज ऊर्जा क्या होंगी? तो आपको सूत्र याद है क्या? स्थितिज ऊर्जा के, गति ऊर्जा के? अरे वो सूत्र नहीं याद हो तो मैंने आपको एक संबंध लिखाया था। कौन सा संबंध लिखाया? मोड में लिखाया था एक। टोटल एनर्जी E बराबर मोड के, काइनेटिक एनर्जी बराबर मोड में U/2 संबंध लिखाया था कि नहीं? उससे आ जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र आते हैं तो अच्छी बात है, फिर वहाँ से निकाल लो। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो हम सूत्र के हिसाब से कर लेते हैं, जिससे क्लियर समझ में आ जाए। चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। निम्नतम अवस्था में ऊर्जा का मतलब टोटल ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? टोटल ऊर्जा। किससे व्यक्त कर लेते हैं? माना कि E से। E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो स्थिति ऊर्जा का मैंने सूत्र निकालना बताया था आपको, कैसे निकालते हैं? दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, दूसरे पार्ट में पढ़ोगे आप, दूसरे चैप्टर में जिसने पढ़ लिया होगा। U बराबर दो आवेशों निकाय की स्थिति ऊर्जा K बराबर U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं हमने? पढ़ा है। फिर तो क्या बन जाएगा? बल बनेगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन बल, K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ K Q1 कितना होगा भाई? ये नाभिक है और ये क्या है? उसकी कक्षाएं क्या है? ए। नाभिक में आवेश कैसे निकालेंगे? नाभिक को माना कि Z प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? Z। एक प्रोटॉन पे आवेश E, तो टोटल आवेश ZE होगा कि नहीं होगा? अरे एक बार फिर समझो कि जैसे एक प्रोटॉन पे आवेश E, एक प्रोटॉन पे आवेश E। नाभिक में कितने प्रोटॉन? जितना उसका परमाणु क्रमांक है, तो ZE। नाभिक को टोटल आवेश ZE, इलेक्ट्रॉन पे आवेश E। तो इसमें जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 की वैल्यू क्या है? इसको Q1 मान लो, इसको क्या मान लो? Q1। इसको क्या मान लो? Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या है? ZE इंटू Q2 की वैल्यू क्या है? E अपॉन R। ZE स्क्वायर अपॉन R। ये क्या है? स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ क्या लगा लेंगे हम? माइनस लगा लेंगे, माइनस। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है -K ZE स्क्वायर अपॉन R। इसी प्रकार यहाँ भी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की बात की जाए, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो कक्षा है उसकी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? कि -K ZE स्क्वायर अपॉन R। समझ में आ गई बात? कैसे निकाली हमने? दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा से क्या होती है? U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R।
जहाँ स्थिर ऊर्जा सदैव ऋणात्मक ली जाती है, किसी की भी स्थिर ऊर्जा हो वो कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। क्यों? ये क्यों ली जाती है? कई बार तो आपको बता चुका हूँ, 11 तो पढ़ाया था तब बताई थी, स्थिर ऊर्जा को ऋणात्मक क्यों लिया जाता है। तो हमें पता है, देखो सूत्र लिख लेते हैं। स्थिर ऊर्जा U बराबर कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ई तो है। तो गति ऊर्जा कितनी आई थी, के बराबर इसकी आधी, इसकी आधी। लेकिन कैसी होगी गति ऊर्जा, धनात्मक। क्यों? गति ऊर्जा सदैव कैसी ली जाती है, धनात्मक। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, क्या लिख सकते हैं। और कुल ऊर्जा कितनी आई थी, गति ऊर्जा की ऋणात्मक, तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ये कौन सी टॉपिक में पढ़ा था हमने, 9वीं कक्षा की ऊर्जा। बोर के अभिग्रहित पढ़ने के बाद में हमने बोर के अभिग्रहितों का उपयोग पढ़े थे। 9वीं कक्षा की त्रिज्या निकाली थी, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था, आवृत्ति निकाली थी और आवर्तकाल। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा निकाली थी, वो गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के सहायता से निकाली थी। तो ये सूत्र आए थे उसमें, देखो डेरिवेशन में। एक बार दर्शन कर सकते हो, कर लो, दर्शन कर लो। जिंदगी ठीक ठाक चलती है, फिर टाइम टू टाइम समीकरणों दर्शन होते रहें तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो ये स्थिर ऊर्जा और ये गति ऊर्जा और ये कुल ऊर्जा, यहाँ से आप संबंध निकाल लो। या तो हम ये समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, अतः ये क्या है बताओ, कुल ऊर्जा की दुगनी है या नहीं है। आंकिक मान तो दुगना है, वैसे तो ये कम होगी क्योंकि ये ऋणात्मक मान है। ये क्या है, ऋणात्मक मान ज़्यादा है, तो इसका मतलब वैल्यू तो क्या है, और ओवरऑल देखा जाए तो कम है, लेकिन संख्यात्मक मान देखा जाए तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, अब कुल ऊर्जा दे रखी है, क्या दे रखी है, कुल ऊर्जा। हमें निकालनी क्या है, गतिज ऊर्जा निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बताओ, U बराबर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दुगना कर दो कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा क्या कर दो, दुगना। तो 2 इंटू कुल ऊर्जा कितनी है, E। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देख लो, स्थितिज ऊर्जा दुगना है किसका, कुल ऊर्जा का, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इसके बटे में 2, इसके बटे में 2 नहीं है, तो इसका क्या है, दोगुना है या नहीं है। तो कुल ऊर्जा का दोगुना क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। दुगुना का मतलब ये नहीं है कब स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी कुल ऊर्जा से, इसका मतलब ये नहीं है, आंकिक मान दुगुना हो जाता है। जैसे यहीं हम देखेंगे अभी, तो U बराबर क्या निकल के आएगी, 2 इंटू ई क्या है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ कि संख्यात्मक मान तो ज़्यादा हो गया, 27.2 संख्यात्मक मान तो ज़्यादा हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा का संख्यात्मक मान जस्ट दुगना है किसके, कुल ऊर्जा के। देखो ये वास्तविकता देखी है तो ये क्या है, दुगना है, कम है, ये ऋणात्मक मान है और ये भी ऋणात्मक मान है। ये जो वैल्यू जितनी अधिक है ऋणात्मक उतनी क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा। अब हमें क्या निकालनी है, गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा सूत्र से देख लो, गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा दोनों क्या है, बराबर। अंतर किसका है, चिन्ह का, अंतर किसका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि गति ऊर्जा निकालनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी और कुल एनर्जी का ऋणात्मक मान, कुल एनर्जी का, क्योंकि ये पहले से ऋणात्मक है और एक और बार ऋणात्मक कर दें तो क्या हो जाएगी, धनात्मक। हमने अभी आई कि नहीं के, तो हम यहाँ से के बराबर क्या निकाल सकते हैं, माइनस ई कितना है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया के बराबर प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ही बातें पूछी जा रही हैं, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हमने ज्ञात कर ली। तो इनको इन सूत्रों के साथ ठीक से समझ सकते हैं। ये कुल ऊर्जा का है, ये गति ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा का। तो इन सूत्रों की सहायता से हम ये संबंध निकाल सकते हैं कि हम देख रहे हैं, देखो यहाँ स्थितिज ऊर्जा दुगनी है किसके, अरे कुल ऊर्जा के दुगनी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। संख्यात्मक मान तो दुगना है या नहीं है, और यहाँ गति ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर है, केवल संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। चिन्ह का तो क्या है, डिफरेंस है।
बात समझ में आ गई कि नहीं। कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, गति ऊर्जा धनात्मक है। क्लियर, तो लिख लो। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तुम एक बार। 5वां क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु, कौन सी अवस्था में? निम्नतम अवस्था में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? एक फोटोन को। और एक फोटोन अवशोषित करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? संक्रमण करेगा। भाई निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। और उच्च ऊर्जा स्तर में देख लेते हैं कहाँ पहुँच गया। N=4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। तो ये निम्नतम ऊर्जा स्तर से आ रहा है। निम्नतम ऊर्जा स्तर कौन सा होता है? एक, पहला N1 = 1। और ये दे रहा है कहाँ तक पहुँच गया है? 4 तक। N2 = 4। हमारे पास दो मान हो गए, एक तो N1 का और एक N2 का। तो N1 का मान कितना है यहाँ? N1 बराबर कितना दे रखा है? Li है भाई, निम्नतम ऊर्जा स्तर से ऊपर जा रहा है। तो N2 कितना दे रखा है? 4। N2 = 4। फोटोन की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हाइड्रोजन की रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या पढ़ी थी। उसमें हमें सूत्र क्या प्राप्त हुआ था? 1/λ बराबर, तो हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम से, और किसने दिया था ये? किसकी सहायता से इसकी व्याख्या की थी? बोर के अपघृतों की सहायता से। तो हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम द्वारा 1/λ बराबर कितना होता है? RZ² 1/N1² -1/N2²। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है। कौन सा परमाणु है? तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 1/λ बराबर R, इसकी वैल्यू की होगी 1 का वर्ग 1/1 का स्क्वायर -1/N1 कितना है? 1, N2 कितना है? 4। कितना आ गया बताओ? 1/λ बराबर, ये तो R हो गया, कितना हो गया? R। ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16 - 1 15/16। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15R/16। इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा? लैम्बडा बराबर 16/15। या इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि 1/R की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लें, उसमें भलाई है। उसको उल्टा करना 16/15 × 1/R। अब मैं भलाई की बात क्यों कर रहा हूँ? इसकी ये बार बार काम आता रहेगा, कई न्यूमेरिकलों में काम आएगा। तो 1/R की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना। 9 से 12 एंगस्ट्रॉम आती है। कितनी आती है? 912 एंगस्ट्रॉम। निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? R का मान कितना रखोगे? 1.1 × 10⁻7। जब इसको रख करके जब उससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कुछ इंटू मीटर में आएगा। 10 की घात किस में आएंगी? जो भी आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम? एंगस्ट्रॉम में। किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके 9 से 12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको कर लोगे या लिखो इसको एक बार? भाई 1/R की वैल्यू, R की वैल्यू रख करके कितना आता है? 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। इसको याद कर लें तो कई न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट कर लोगे, फिर ज़्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? लैम्बडा बराबर 16/15 × 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा कितना आ गया? 972.7 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बदल सकते हो। तरंगदैर्घ्य को मोस्टली किस में लिखते हैं? या तो एंगस्ट्रॉम में और या नैनोमीटर में। आप कन्वर्ट कर लें दशमलव को डिस्टर्ब करके, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर में, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तरंगदैर्घ्य को मोस्टली किस में लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में। बाकी आपकी श्रद्धा, किसी में भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें हमें लैम्बडा चाहिए। क्या चाहिए? लैम्बडा। तो लैम्बडा के लिए हमें 1/λ ये फार्मूला पता है हमें।
तो इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका ध्यान रखना 1/r की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना। कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करेंगे? 1/r की वैल्यू कितनी है? 1.1 गुणा 10 की पावर 7। इसमें भाग देना, 1 में 1.1 का भाग दे करके कितना हो जाएगा? ये आएगा 9 से 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ऐसे आएगा। आपको 10 की पावर माइनस 10 कैसे आएगी? तो 7 है। अरे दशमलव को इधर उधर डिस्टर्ब करके 10 की पावर माइनस 10 बना लेंगे। एंगस्ट्रॉम ही तो बनाना है हमें, तो बना लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। 12 पॉइंट कुछ आए तो वो नहीं लेना है, हम डायरेक्ट क्या लेंगे? 9 से 12, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, किसी में आपको 9 से 13 भी मिलेगा, लेकिन हमने कितना लिया है? 9 से 12। दिक्कत कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इसके बाद डायरेक्ट मान याद कर लो 1/r। इसमें दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, ये तो लैम्बडा हो गया। आवृत्ति और पूछी जा रही है, आवृत्ति और निकाल लेते हैं। न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। न्यू बराबर c/λ तथा आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो न्यू बराबर c कितना है? 3 गुणा 10 की पावर 8। यहाँ c क्या है? निर्वातन प्रकाश का वेग है। और लैम्बडा कितना आया है? अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में रख लेते हैं, क्योंकि ये भी किस में रखा है हमने? मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर में कैसे रखेंगे? 9 से 72.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ये मीटर में रख लिया हमने। तो न्यू बराबर कितना आ गया? 3.1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? तो लिख लो फिर इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। हाँ, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार जल्दी। बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु में। वैसे बोर मॉडल था ही हाइड्रोजन तक ही सीमित ही रहा था। इसमें पूरी टोटल बात की जाएगी वो किसके लिए की जाएगी? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। क्यों? क्योंकि बोर का जो मॉडल था वो कहाँ तक सीमित था? हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सम आयन। हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सम आयनों के लिए ही लागू होता है। तो बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n = 1 2 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। नॉर्मल सी बात निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है? चाल। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए। कक्षीय अवधि का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये आवर्तकाल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र लिखाया था उससे, एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। तो यहाँ पहले दे रखा है n1 = कितना है? 1 और n2 कितना है? 2 3 क्रमशः सब दे रखे हैं, 1 2 3 और चाल निकालनी है। तो इसका मतलब n बराबर दे रखा है 1 2 व 3। n का मान कितना है? 1 2 व 3। अब चाल निकालने के लिए सूत्र लगा लो। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल कितनी होती है बताओ? v बराबर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे ऊपर वाला, Z(2)/2 या उसको सॉल्व करके हमने लिखा था वो काम में लोगे। एक तो हमने लिखा था Z(2)/2 एक तो ये सूत्र था, इसको हमने कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट करके क्या आया था बताओ? Z और n को अलग रख लो, तो E²/2ε0h इंटू Z/n। तो v बराबर, इसको सॉल्व करके कितना आया था भाई? ये सब स्थिरांक हैं, ये सब क्या है? स्थिरांक।
इनके मान रख करके हमने सॉल्व किया था कि नहीं। दोबारा भी कर सकते हो। ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, एच की वैल्यू 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 रख करके इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। या रखूँ यहाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। कितना आया था 2.18 गुणा 10 की पावर 6 Z/N मीटर प्रति सेकंड, ये तो आया था। अब इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है। ये रामायण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये डायरेक्ट सूत्र लगाना है। तो V बराबर कितना है 2.18 गुणा 10 की पावर 6, Z की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन पहली कक्षा के लिए N का मान क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं पहली कक्षा में, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए N बराबर 1, तब उसके लिए यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया V बराबर 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए N बराबर कितना होगा 2, तब V बराबर देखो Z का मान तो 1 हो ही गया, यहाँ पट्टी में क्या रखेंगे 2, भाई N की क्या रख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2। जैसे हम ऐसे लिखें डायरेक्ट हम इसमें 2 का ही भाग दे देते, तो कितना आ जाएगा यहाँ इसका आधा कर लो, कितना आ रहा है 1.093 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। इसी प्रकार हम किसके लिए निकाल लेते हैं तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए N बराबर कितना होगा 3, तब V बराबर कितना हो जाएगा। या एक काम करो इनको नाम दे दो, ये पहली कक्षा के लिए तो हम इसको क्या कहते हैं V1, और इसको क्या कह देते हैं V2, और इसको क्या कह देते हैं V3। कोई दिक्कत है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.18 गुणा 10 की पावर 6 भाग यहाँ 2 रखा है 3 कर देंगे, कितना आ गया 0.729 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये वेग ज्ञात हो गए पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में और ये तीसरी कक्षा में। कोई दिक्कत है। अब हम क्या निकाल लेते हैं आवर्तकाल। क्या निकालेंगे आवर्तकाल। तो पहले यहाँ तक लिख लो एक बार, फिर आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो अब आवर्तकाल भी निकाल लें, लिख लिया सबने। हाँ तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो आवर्तकाल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था आवर्तकाल का, डायरेक्ट सूत्र लगाना है, कुछ नहीं करना है उसमें, मान रखने और वो कैलकुलेट करना है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वो ठीक है, उसमें मान रख करके कैलकुलेट करो बहुत से मान हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ जो दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है आवर्तकाल क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है चक्कर, तो इसका आवर्तकाल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि इसकी परिधि ले लें, आवर्तकाल समय ही तो है, तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा 2πr, कितनी करेगा बट्टे चाल कितनी इसकी V। तो चाल तो हम ज्ञात कर चुके हैं विभिन्न कक्षाओं के लिए। देखो V1 V2 V3, 2 का मान कितना होता है तो 2 ही होता है। भाई का मान कितना होता है 3.14 और R का मान निकाल लेते हैं। भाई R के लिए हमने सूत्र पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन πm z², उससे हम क्या निकाल लेंगे R का मान। तो प्रत्येक कक्षा के लिए हम R का मान निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पहले किसी ज़रूरत है R के मान की, तो प्रत्येक कक्षा के लिए क्या निकाल लेते हैं R का मान। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो R का मान निकाल लेते हैं और V का मान अपने पास है ही और 2π कॉन्स्टेंट है ही, तो रख करके क्या आ जाएगा आवर्तकाल। विभिन्न कक्षाओं के लिए निकालेंगे तो विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग त्रिज्या निकाल लो।
पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी की और तीसरी की। पहली कक्षा में वेग है, दूसरी में और तीसरी में। ये सूत्र में रख देंगे। तो हमें किसकी ज़रूरत है? त्रिज्या निकालने की। किसकी ज़रूरत है? त्रिज्या निकालने की। तो निकाल लें। तो पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए बात कर लेते हैं पहले। किसके लिए? पहली कक्षा की त्रिज्या। तो पहली कक्षा की त्रिज्या मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1। या तो उस सूत्र को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, या उसको भी हमने कैलकुलेट करके फाइनली सूत्र रखा था। वो क्या रखा था? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये निकाला था हमने। और ये किस में आया था? एंगस्ट्रॉम में। किस में आया था? लेकिन यहाँ देखो, मैं यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ मीटर पर सेकंड है। क्या है? वेग मीटर पर सेकंड में। तो एंगस्ट्रॉम को कैसे बदल लो? मीटर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 बराबर 0.529 गुणा 10 की पावर -10 एन स्क्वायर। कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। पहली कक्षा की R1 ही तो निकाल रहे हैं। तो पहली कक्षा के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बटे जेड कितना है? अरे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1। तो R1 कितना हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लो। इतना ही आ गया 0.529 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब क्या निकाल लेते हैं? R2। दूसरी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या। वैसे देखा जाए तो इसका मान तो हमेशा ही 1 हो रहा है। किसका? जेड का। जेड का मान तो हमेशा क्या हो रहा है? 1। क्यों? हाइड्रोजन के लिए एन स्क्वायर का ही तो गुणा हो रहा है केवल। इसके साथ किसका गुणा हो रहा है? केवल एन स्क्वायर का। तो R2 निकालेंगे तो क्या होगा? 0.529 गुणा 10 की पावर -10 इंटू एन स्क्वायर ही तो है। इंटू भाई ये तो जेड का मान 1 हो गया। यहाँ क्या है? एन स्क्वायर बचा केवल। तो दूसरी कक्षा के लिए क्या लगेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? R2 बराबर 4 गुणा, चाहे इसको ऐसे ही कर लेते हैं 0.529 गुणा 10 की पावर -10 इंटू 4। डायरेक्ट रख लेंगे, क्या दिक्कत है? एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे सबको। तीसरी कक्षा के लिए, कौन सी कक्षा के लिए? तीसरी कक्षा के लिए त्रिज्या कितनी आएगी? R3 बराबर 0.529 गुणा 10 की पावर -10 इंटू, डायरेक्ट कर दें। अब तीसरी कक्षा तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। कितना हो गया? 9। ये किस में आ रही है? सब मीटर में। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। इसमें कोई दिक्कत है? तो हमारे पास क्या आ गई? त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल। पहली कक्षा में आवर्तकाल, दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में। तो पहली कक्षा में आवर्तकाल कितना आएगा? पहली कक्षा में आवर्तकाल किसका? इलेक्ट्रॉन का। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। T1 कैसे निकालेंगे बताओ? 2 पाई R1 अपॉन V1। 2 पाई R1 अपॉन V1। इसमें कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या? मान रख लो। तो T1 कितना आएगा? T1 बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा R1 कितना आया था? 0.529 गुणा 10 की पावर -10 बटे V1 कितना आया था? 2.18 गुणा 10 की पावर 6। तो टाइम कितना आ गया? आप प्रथम आवर्तकाल कितना आया? कैलकुलेट करो। 1.52 गुणा 10 की पावर 16 -16 सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत है? तो हमने क्या निकाल लिया? T1। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? T2। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे? T3। तो अभी अपने पास ये स्पेस है, इसमें निकाल लेते हैं। समझ लो। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल
काल, माना कि T2, माना कि T2। तो T2 कैसे निकालेंगे? तो 2 पाई R2 अपॉन V2। तो यहाँ T2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 है गुणा 3.14 इंटू R2 कितना आया था? ये R2 है 0.529 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 इंटू 4 बटे V2 कितना आया था? 2.18। क्या ये है? 1.093 गुणा 10 की पावर 6। तो T2 कितना आ गया? 12.16 गुणा 10 की पावर -16 सेकंड। कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं है। इसी प्रकार T3 इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं? सिमिलरली लिख दें, जगह कम है। इसी प्रकार, किस प्रकार? T3 क्या हुआ था? 2 पाई R3 अपॉन V3। तो T3 बराबर तो 2 इंटू 3.14 गुणा R3 कितना है? 0.0529 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 इंटू 9 इंटू कोई दिक्कत है? अपॉन V3 कितना है? V3 हमने अभी निकाला था, कहाँ है? ये 0.729 गुणा 10 की पावर 6। तो T3 कितना आ गया? 41.01 गुणा 10 की पावर -16 सेकंड। ये 5 नहीं है, सेकंड है, SEC। वैसे सेकंड को ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे क्यों 5 नहीं समझ बैठना तो SEC लिख देते हैं, सेकंड। तो आवर्तकाल तीसरी कक्षा आवर्तकाल कितना आ गया? कितना आ गया? T3 T1 कंप्लीट समझ में आ गया? लिख डालो दो। हाँ, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो आराम से, तसल्ली से मतलब टाइम दे रहा हूँ पर्याप्त स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें फिर। देखो अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो आप। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। अंतरतम का मतलब क्या है? सबसे अंदर का। तो सबसे अंदर का मतलब पहला ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर? पहला। इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर। कक्षा n=3 की त्रिज्या क्या है? तो निकाल लेंगे तुम, निकालोगे नहीं? n का मान दे रखा है, n के मान की जरूरत है, हाइड्रोजन की कह रहा है, तो z का मान कितना हो गया? 1। तो बहुत ईजी है। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां, समझ लो। हाइड्रोजन परमाणु अंतरतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या इतनी है, मतलब R1 दे रखी है। इसमें क्या दे रखी है? R1 का मान दे रखा है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। तो N2 और N3 निकालनी है। वैसे ये तो दिए नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो निकाल सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात की है, nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या आया था?
nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या आया था बताओ? आर एन बराबर एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड यू स्क्वायर, ये तो आया था। तो इसको हमने सॉल्व भी किया था। तो अगर पहले के लिए अगर हम सॉल्व करें पहली कक्षा के लिए तो इनको तो अलग रख लो एन स्क्वायर जेड को, बाकी सब कॉन्स्टेंटों को हमने कैलकुलेट करके जब हमने मान निकाला था, डेरिवेशन किया था, मान निकाला था, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इसी सूत्र को काम में लेना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो अगर सबके लिए बात करें एन वी के लिए तब तो आर एन कितना आया था? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, किस में आया था? ये एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में ही तो आया था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो पहली कक्षा के लिए एन का मान कितना रखा था? पहली कक्षा के लिए एन इक्वल 1 और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड इक्वल 1 होगा। तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए R1 कितना आएगा? 0.529। इसका मान कितना है? 1 का स्क्वायर बटे जेड की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना आ गया? R1 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि ये दिया हुआ है। अब वो ये कैसे हो सकता है? दशमलव को उधर लेके जाके देखो। R1 इक्वल ये कितना था? एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिख सकते हैं? गुणा 10 के और माइनस के 10 मीटर। दशमलव को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? दशमलव को एक अंक उधर लेके गए तो 5 है 5.29 गुणा 10 की पावर पीछे लेके गए, इसका मतलब घात में पीछे लेके गए तो एक माइनस होगा, तो 10 की पावर माइनस 10 में माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 11 मीटर। गुणांकन के द्वारा 2 को क्या कर दिया गया है यहाँ? 3। देखो किया गया है कि नहीं? तो कितना हो गया यहाँ? 5.3। तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, या R1 बराबर 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। ये तो किसकी बात हुई है? R1 की। लेकिन ये R1 तो दिया है तो ये थोड़ी निकालना है। तो इसी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि हमें केवल क्या करना है। देखो जेड का मान प्रत्येक के लिए कितना है? 1 और एन का मान केवल एन का मान ही रखना है। तो पहली कक्षा के लिए हमने ये रखा, तो हम ये लिख सकते हैं कि पहली कक्षा की त्रिज्या में अगर किसका गुणा कर देते हैं? एन स्क्वायर का। किसका? तो अन्य कक्षाओं की त्रिज्या आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं? ये बात समझ में आ गई। पहली कक्षाओं केवल किसका गुणा कर दें? एन स्क्वायर का। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो जेड का मान क्या हो जाता है? 1। तो एन स्क्वायर का गुणा कर दो तो अन्य कक्षाओं की त्रिज्या आ जाएंगी। तो ये तो केवल ये समझने वाली बात रही कि पहली कक्षा की त्रिज्या कैसे निकली, जो कि दिया हुआ है। अब हम कौन सी की निकाले? दूसरे की और तीसरे की। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? इससे में क्या स्पष्ट हुआ है? इसको मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस निष्कर्ष निकला है कि हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या लिख सकते हैं? RN बराबर जो R1 दे रखा है इसके एन स्क्वायर, इसका एन स्क्वायर, तो 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। ये जो मान है वो यही है, अभी मैंने बताया था ये मान क्या है? यही है। तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इंटू एन स्क्वायर। जेड का मान क्या हो गया? जेड इक्वल 1। तब कोई दिक्कत है इसमें? अब किसी निकाल लेते हैं 2 के लिए। तो 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया? कितना आ गया? R2 कितना आ गया? 2.12 इंटू माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, इसको किस में लिख दो? एंगस्ट्रॉम में। तो R2 बराबर क्या जाएगा? 2.12 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? R2 निकाल लिए, R3 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या निकाल सकते हैं? R3
कितना है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 इंटू, भाई तीसरे के लिए निकाल रहे हैं तो 3 का वर्ग, 3 का भाई n स्क्वायर ही तो लेना है यहाँ, तो R3 कितना हो जाएगा, कितना आ गया इसको कैलकुलेट करके 4.77 गुणा माइनस 10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, तो R3 कितना हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है इसमें? तो हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या। या तो ये सूत्र में दिया उससे निकाल लो, या इसने दे रखा है मान पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी है, हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 हो जाता है, तो केवल पहली कक्षा की त्रिज्या में किसका गुणा करना है, n स्क्वायर का, केवल किसका करना है, n स्क्वायर का। कौन सी कक्षा है तो उस कक्षा का क्या करना है, केवल उसके वर्ग का गुणा कर दो, उस कक्षा की क्या आ जाएगी, त्रिज्या। कोई दिक्कत है, लिख लो, ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट ले ली। कितनी बढ़िया भागवत चल रही है, राधा श्री राधा श्री राधा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें फिर, तो पढ़ लो क्वेश्चन। कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई है, किन तरंगदैर्ध्य की श्रेणी उत्सर्जित होगी। एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं, क्यों नहीं आएगा, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, तो एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ टाइमिंग मैनेजमेंट के हिसाब से दिए जाते हैं कि बच्चा क्या टाइम इन क्वेश्चनों से मैनेज कर पाएगा या नहीं। जब यही न्यूमेरिकल निबंधात्मक बन जाएगा तो फिर वो 1.5 नंबर का क्या रहा, पर कर लेते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, तो बहुत लंबी लंबी जो जिनके सॉल्यूशन है, जिन न्यूमेरिकलों के सॉल्यूशन लंबे लंबे वो कम आते हैं एग्जाम में, शायद ही कभी दुर्लभ स्थिति में आ जाए तो कह नहीं सकते, वैसे कम आते हैं, क्योंकि उनका स्थान फिर क्या होना चाहिए, एक निबंधात्मक प्रश्न जैसा होना चाहिए कि नहीं। और न्यूमेरिकल कितने अंक के आते हैं, 1.5 नंबर के, 1.5 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ छोटे छोटे भी आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं 1-1 नंबर के। तो कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई है, किस पर की गई है, हाइड्रोजन गैस पर, किस पर, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, उस पर किसकी बमबारी की गई है, इलेक्ट्रॉन पुंज की। और इलेक्ट्रॉन पुंज की जो बमबारी की गई है उसकी ऊर्जा दे रखी है कितनी, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये देख लेते हैं कि जिन इलेक्ट्रॉन पुंजों की बमबारी की गई है तो उनकी ऊर्जा 12.5 है। माना कि पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, उसकी बमबारी करते ही हमने ये मान लो कि हमने ऊर्जा दे दी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ऊर्जा दे दी भाई, जिन इलेक्ट्रॉन की बमबारी की उनकी ऊर्जा कितनी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, हमने कितनी ऊर्जा दे दी, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखते हैं हम कि पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरों को बना करके उनकी ऊर्जा लिखवाई थी, मैंने लिखवाई थी। हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा कितनी आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी कि नहीं। दूसरे के लिए -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.4 ही लिखवाई थी मैंने, या 3.4 थी, हाँ -3.4। और तीसरे के लिए कितनी थी, -1.5। तो इनकी जो ऊर्जा थी पहले की -13.6, दूसरे की -3.4 और तीसरे की -1.5। इस प्रकार से ऊर्जाएं थी, ठीक है नहीं थी। तो अब ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की बमबारी करने का सीधा सीधा अर्थ है कि हमने इतनी ऊर्जा दे दी, कितनी ऊर्जा, 12.5। अब पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी बची, फिर मतलब और कितनी ऊर्जा देनी है तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या और कितनी ऊर्जा देनी है तब वो इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा। तो पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा, पुंज की ऊर्जा कितनी दे रखी है इसमें, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा दे रखी है। और पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, ये हम ये कह सकते हैं तब पहली कक्षा की ऊर्जा, और ये दे दी है तब कितनी है, फिर देने के
बाद, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तब ये दिए, तब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी बताओ। ये देने के बाद वैसे कितनी होती है -13.6, और देने के बाद जोड़ देंगे दोनों को, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितनी होगी बताओ -13.6 प्लस 12.5, तो कितनी आ जाएगी -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा देखी जाए तो किससे भी ज़्यादा है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा से भी ज़्यादा है। तीसरी कक्षा में कितनी आई थी -1.5, ठीक ही नहीं थी। बात ही ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, क्योंकि मान ऋणात्मक है, संख्यात्मक वैल्यू कम है लेकिन मान क्या है ऋणात्मक, इसलिए क्या है ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल के तुलना करके देख लो। तीसरी कक्षा की ऊर्जा, तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी आती है बताओ, एक बार निकाल लें। कौन से सूत्र से निकालोगे, मैंने आपको ऊर्जा वाला सूत्र लिखाया था -13.6 Z² ये बताया था। तो -13.6 Z² तो यहाँ -13.6 जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन n कितना है 3 का स्क्वायर, चूँकि z बराबर 1 n बराबर 3, तब कितना आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हमने इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, पहली कक्षा की ऊर्जा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किससे ज़्यादा है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा से भी ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ तक संक्रमण कर जाएगा, तीसरी कक्षा तक। ऊर्जा ज़्यादा है कौन सी कक्षा से, तीसरी से। भाई तीसरी कक्षा से ऊर्जा ज़्यादा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक तो संक्रमण करेगा, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ तक उत्तेजित होगा, भाई कहाँ तक उत्तेजित होगा, तीसरी कक्षा तक तो आराम से उत्तेजित तो हो जाएगा, क्योंकि उससे तो क्या है ज़्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं, उससे तो ऊर्जा क्या है ज़्यादा। अब उत्तेजित होकर के तीसरी कक्षा तक जाएगा तो लौट के भी कहाँ से आएगा, तीसरी कक्षा तक से ही पहली कक्षा में, तीसरी से पहली में, दूसरी से पहली में, यानी कि संक्रमण स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, तीसरी से दूसरी में, तीसरी से पहली में, दूसरी से पहली में। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ में एक बात स्पष्ट हो रही है, क्या स्पष्ट हो रही है, एक बार ये बात समझने वाली थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि ये जो ऊर्जा है तीसरी कक्षा की ऊर्जा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है किससे, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से, या तीसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही होता है उसी की ऊर्जा होती है, तो तीसरी कक्षा से क्या है ज़्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ तक चला जाएगा, तीसरी कक्षा तक। बात समझ में आएगी, तो बातें तो कहाँ है ज़्यादा, आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक चला जाएगा उत्तेजित होकर, तीसरी कक्षा तक। अब जा कर के फिर वहाँ कितने टाइम के लिए रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड के बाद, उसके बाद फिर उसकी क्या होगी बतन वापसी, अपने मूल ऊर्जा स्तर वापस लौटेगा, और वापस लौटेगा तो विकिरण का क्या करेगा, उत्सर्जन। ये क्वेश्चन उन्हीं विकिरणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवा रहा है, और देख लेते क्या ज्ञात करवा रहा है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवा रहा है। उत्सर्जित उन्हीं विकिरणों की क्या ज्ञात करवा रहा है, तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ संक्रमण देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ये उत्सर्जन की बात कर रहा है तो हम उत्तेजन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हमने केवल इतना लिख दिया कि उत्तेजित होकर तीसरे ऊर्जा स्तर तक पहुँच सकता है। लेकिन अब विकिरण कब उत्सर्जित होगी, जब उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर। तो यहाँ से आगे हम किसका डिस्कशन करेंगे, अब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण का। बात समझ में आ गई। तो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर इसमें कुछ लैंग्वेज लिखेंगे। लिखो आप यहाँ तक लिखो, तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से क्या है, ऊर्जा से अधिक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक उत्तेजित हो सकता है, इसलिए
इसलिए इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक उत्तेजित हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। फिर वो क्या करेगा, उत्तेजित होने के बाद वह पुनः मूल ऊर्जा स्तर में वापस लौटेगा। क्या करेगा, फिर कुछ समय बाद, समय कितना होता है वो 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड। कुछ समय बाद 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड पुनः मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तब विकिरणों का क्या करता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है। जो विभिन्न विकिरण निम्न प्रकार होंगी, या आप डायरेक्ट ये चित्र बना लेते हैं कि जैसे माना कि ये ऊर्जा स्तर बना लेते हैं, ये क्या है, ऊर्जा स्तर। तो संक्रमण की स्थिति क्या हो सकती है भाई, संक्रमण की स्थिति क्या हो सकती है, ये n इक्वल क्या है 3 और ये क्या n इक्वल 2 और ये n इक्वल 1। दूसरे से पहले में आ सकता है और तीसरे से पहले में आ सकता है और तीसरे से दूसरे में आ सकता है कि नहीं। इसके अलावा और कोई चांस हो सकते हैं क्या, देखो तीसरे से पहले में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, ये 3 संक्रमण पॉसिबल है। 3 कक्षाओं की बात की जाए भाई, उत्तेजित होकर ये कहाँ तक हाईएस्ट पहुँच सकता है, 3 कक्षाओं तक। तो उन्हीं में से तो लौटेगा, उन्हीं में से लौटेगा तो क्या हो जाएगा, या तो तीसरे से पहले में आएगा, या दूसरे से पहले में आएगा, या तीसरे से दूसरे में आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब इन तीनों पॉसिबिलिटियों के लिए उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ तक लिखो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले ले। तो आगे चलें अब। तो इसमें हमने पहले N1 N2 N3 की डेरिवेशन में देखो ऊर्जा निकाल रखी है कि नहीं। N1 की ऊर्जा कितनी आई थी, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N2 की कितनी आई थी, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितनी आई थी, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें और एडिट कर लिख लो, क्योंकि ऊर्जा और लिख लो बगल में। हाँ, ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट दे लो इसका भी साथ में ही। अब हम इससे क्या निकालनी है कि इनके विभिन्न संक्रमणों से जो विकिरण निकली है उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है। क्या निकालनी है, विकिरण की तरंग दैर्ध्य। तो निकाल लेते हैं। तो पहले तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए हमें ऊर्जा का अंतर चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा का अंतर। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ संक्रमण करता है, कोई से कोई पहले निकाल लो, तीसरे से पहले में कर ले। जब इलेक्ट्रॉन लिखो इसमें, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ संक्रमण करता है, n = 3 से n = 1 में संक्रमण करता है। n = 3 से n = 1 में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है। तब हमने पढ़ा, देखो En2 बोर के तृतीय अभिग्रहित से, कब की बात है, बोर के तृतीय अभिग्रहित से लिखना जरूरी है क्या, En2 माइनस En1 बराबर क्या आया था, hν। हमें विकिरण की तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, En2 माइनस En1 बराबर hc/λ। लैम्बडा को इधर ले जाओ, सारे मटेरियल को इधर ले आओ। तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, hc/En2 माइनस En1। कोई दिक्कत है, तो यहाँ
लेमडा बराबर यहाँ कितना होगा h, इनकी वैल्यू रख लें तो 6.62 गुणा 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे ये डिफरेंस कितना आएगा En2 जिसमें से इलेक्ट्रॉन आया है En1 जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है उनके ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतराल हो जाएगा ये टोटल। तो इसमें से इसमें आया है, तीसरे में से पहले में आया है, तो ज़्यादा में तो कम घटाया, ज़्यादा का है, अरे जामे तो होगा तो -1.5, तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस का 1.5 माइनस का 13.5। और लेकिन ये तो किसमें, ये किसमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लिखनी किसमें जूल में, क्योंकि ये सब मात्रा किसमें एसआई पद्धति में। तो जूल में बदलने के लिए क्या करें, इस पूरे में गुणा कर देते हैं किसका 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं, ये इसको लिख दूँ कहीं बगल में, क्योंकि इसको किस में बदला गया है या आप याद रखोगे, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदला गया है जूल में। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो लैम्डा बराबर हाँ कितना कैलकुलेट करके 102.6 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखो हम अन्य भी संक्रमण से तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं λ1। क्या देते हैं λ1। तो यहाँ λ1 बात समझ में आ गई कि नहीं। ये तो सामान्य सूत्र है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, लिखना चाहे तो λ1 लिखेंगे। तो वैसे इसको सामान्य लैम्डा ही कह पाएंगे क्योंकि सबके लिए व्यापक सूत्र है और ये स्पेशल है तीसरे से पहली में। तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत है इसमें। हमने क्या किया देखो ऐसी की वैल्यू है ही, कौन सी ऊर्जा स्तर से आया इलेक्ट्रॉन, कौन से में आया, दोनों की ऊर्जा लिख दी हमने। बात समझ में आ गई। और इनटू ये इसलिए किया है कि किस में कन्वर्ट हो गया है, ये जूल में। देख लो तो ये क्या निकल आए तरंग दैर्ध्य। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे दूसरे संक्रमण से, इसी प्रकार तीसरे संक्रमण से। इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ तो नहीं है। तो इसी में अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें क्या। तो λ1 आ गया तीसरे से पहले में संक्रमण द्वारा। अब तीसरे से कौन से संक्रमण करा लें, दूसरे में, तीसरे से दूसरे में। तो यही क्या लिख लें, जब इलेक्ट्रॉन n=3 से कहाँ करे, n=2 में संक्रमण करता है तब सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ माना कि तरंग दैर्ध्य क्या मान लेते हैं λ2 निकली, कितनी निकली λ2। ये वैल्यू क्या क्या चेंज होगी, एक तो ये चेंज होगी कहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन तीसरे से, तो ये तो ठीक है 1.5। किस में जा रहा है दूसरे में, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ -3.4। हाँ मान कितना आ गया 653.2 इंटू इसके -9 मीटर। λ2 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, इसी में से एडजस्ट हो गया है। इस लैंग्वेज को और देख लो, जब इलेक्ट्रॉन n=3 से कहाँ n=2 में संक्रमण करता है तब, ठीक है लिख लो। और एक किया क्या कर लूँ 2, दूसरा पॉइंट। इसी में तीसरा और संक्रमण देख लेते हैं, दूसरे से किस में पहले में, इसी में से एडजस्टमेंट हो जाएगा। खुद कर लोगे या लिखाऊँ इसमें, कर लोगे ठीक है। आगे चलें फिर। हाँ तो यही चेंजिंग कर लो, इसमें टिप टॉप कर लो। अब कहाँ से कहाँ संक्रमण करा लें, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, 2 से n=1 में, किस में 1 में संक्रमण करता है तब यहाँ क्या चेंजिंग आएगी बताओ। 2 से 1 में कर रहा है तो यहाँ 2 का मान कितना है -3.4, तो 3.4 माइनस 3.4 की किस में कर रहा है 1 में, तो कितना है -13.6। कोई दिक्कत है, कितना आ गया मान 121.7। अब इसको हम किसे व्यक्त कर लेते हैं λ3 से, किसे व्यक्त कर लेते हैं λ3 से। इसमें कोई दिक्कत है, बस इसी से हो गई।
तो दूसरे से पहले में संक्रमण करेगा तो हम किस में चेंजिंग करेंगे, केवल इन मानों में। क्लियर है, देख लो। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपके बचेंगे कौन से क्वेश्चन बचेंगे, पाठ्यनियत वाले, तो उनको अगली क्लास में देख लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही बहुत है, या आप 4 क्वेश्चन करके देख लें, नहीं है तो उनको पूछ लेना, या मैं अगली क्लास जो होगी उसमें मैं करा दूंगा इनको। अगली क्लास जो होगी उसमें 13वें चैप्टर के नाविक के न्यूमेरिकल करेंगे। तो नाविक के न्यूमेरिकलों के साथ पहले इन 4 न्यूमेरिकलों कर लेंगे, उसके बाद नाविक वाले सब, भले 2 घंटे की क्लास हो लेकिन एक ही क्लास में फ्री करेंगे नाविक वाले सभी न्यूमेरिकलों को। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इसको और देख लेते हैं। पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। तो बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर कितनी दे रखी है। क्वेश्चन क्रमांक 9, आर बराबर दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मीटर, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना है, तो क्या मान लें v। पृथ्वी का कक्षीय वेग क्या है v, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग मतलब उठी हो जाए तो दिमाग में 3 × 10⁸ लिखते वैसे ही, तो कितना होगा 3 × 10⁴ पृथ्वी का कक्षीय वेग है, क्या है। अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है। और पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है 6.0 गुणा, वैसे दशमलव के बाद 0 लगाने का क्या अर्थ है, ये इसकी सार्थकता को बताता है। किसको बताता है, सार्थक अंक पढ़े ना आपने 11th क्लास में। तो दशमलव के बाद 0 का मतलब ये है कि आगे दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, पूरा 6। अगर हम दशमलव का 0 नहीं लगाए तो ये डाउट रहेगा, हो सकता है कोई अंक हो पूरा 6 नहीं हो, 6.25 या कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये सार्थकता को बताएगा। दशमलव के बाद अगर 0 है तो ये दशमलव किसको बताता है, सार्थकता को। ये सार्थक मान इसका कितना है, कितना होगा इसका सार्थक अंक 2 होंगे। दशमलव के बाद 0 है तो सार्थक अंक कितने होंगे 2, क्योंकि इसका अर्थ है यहाँ 6.0 वाला अर्थ ये है कि आगे कोई 0 के अलावा शून्य संख्या नहीं है, पूरा 6। तो कितना है ये द्रव्यमान 10⁻24 kg। कोई दिक्कत है इसमें। अब इसमें पृथ्वी की त्रिज्या और चाहिए, क्या चाहिए, वैसे कक्षा की त्रिज्या है अपने पास, पृथ्वी त्रिज्या की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कक्षा की त्रिज्या दे रखी है इसमें, कक्षा की भी त्रिज्या कहाँ है, मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर त्रिज्या की कक्षा में। हाँ ठीक है, कक्षा की त्रिज्या दे रखी है अपने पास, कितनी दे रखी है, आर बराबर वेग दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। तो हम किससे निकाल सकते हैं, बोर के द्वितीय अवगृहीत से। किससे, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से। बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या कहता है, mv r बराबर NH/2π। हमें n चाहिए, क्या चाहिए, जहाँ n क्या है, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या ही तो पूछ रहा है, तो क्या चाहिए हमें n। इसको इधर ले जाओ, h को इधर ले जाओ, तो n बराबर क्या जाएगा mvr2π/h। कोई दिक्कत है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना दे रखा है 6.0 × 10⁻24 इंटू वेग कितना दे रखा है 3 × 10⁻4 इंटू आर कितनी दे रखी है 1.5 × 10⁻11 बटे h कितना है 6.62 × 10⁻34। तो क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर निकालना 2.56 × 10⁻74। क्वांटम संख्या मात्रक तो होगा नहीं इसका। तो ये क्वांटम संख्या का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा। लिख लो 2π
हाँ 2 पाई का मान भी रखो इसको, MVR हो गया। 2 पाई का मान कितना रखा जाएगा, 2 इंटू पाई का मान 3.14। कोई दिक्कत? हाँ उसको कैलकुलेट कर लो, वो रखा है, वो रख नहीं पाए थे तो मान करके कैलकुलेट करके कितना आ गया 10 की पावर 74। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपके अभ्यास वाले सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात किसी करेंगे नाविक वाले चैप्टर। और कौन सा चैप्टर? नाविक वाला 13वें चैप्टर के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से क्या बोलेंगे? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।